रोटेशनल डायनामिक्स ये जो टॉपिक है इसके ऊपर चलेंगे. सो let us go for the next part of this topic. So in the previous lecture we finished up to question number 17. अभी हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे. So HC वर्मा क्वेश्चन नंबर 19. यहाँ पर we will be talking about the torque and the angular velocity. Torque क्या होता है उसको हम यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा अपने को. So let's consider this क्वेश्चन नंबर 19. ये रहा क्वेश्चन नंबर 19. क्या दिया है क्वेश्चन देखिए. ठीक है, ये क्वेश्चन है. When a force of 6 Newton is when a force of 6 Newton is exerted at 30 degree to the wrench, ये wrench है, this is a pipe wrench we call this as. यहाँ पर 6 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर अप्लाई किया गया है. as you see here there is the force of 6 Newton over here and this is at an angle of 30 degree. ठीक है, at a distance of 8 centimeter from the nut it is just able to loosen the nut. मतलब ऐसा जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा 6 न्यूटन तो इसको वो लूज कर रहा है. ठीक है, व्हाट फोर्स यहाँ पर अगर वही फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो वो कितना होगा. नाउ यू सी हियर दैट व्हाट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये नट जो होगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा यहाँ पे. सो इफ आई शो हियर द एक्सिस ऑफ रोटेशन, द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज गोइंग टू बी ओवर हियर. ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो यहाँ पर है. दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. और इसी से फिर हमने सो द टॉर्क, इसका जो टॉर्क है मैं इसको रिजॉल्व करूंगा. आई वुड लाइक टू रिजॉल्व दिस. इसको मैं रिजॉल्व करूंगा. तो कैसे होगा इसका रिजोल्यूशन आप बता सकते हो प्लीज. व्हाट आर द डायरेक्शंस, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस रिजोल्यूशन. पहला कंपोनेंट होगा देखिए इस तरह से, दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट. और दूसरा कंपोनेंट होगा रिजोल्यूशन का इस तरह से. ये दो कंपोनेंट्स ऑफ रिजोल्यूशन है. और ऐसा यहाँ पे माना जा रहा है यहाँ पे दिस ये जो है गैप. सो इट इज एज्यूम्ड दैट ये जो कंपोनेंट है दिस इज एज गुड एज इट इज पासिंग थ्रू द, वो इसी से पास हो रहा है ऐसा हम एज्यूम करेंगे. इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर. तो अगर आपको मैं बता दूं व्हाट इज द टॉर्क, टॉर्क के बारे में अगर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ कि सपोज दिस इज अ रिजिड बॉडी, let me consider a rigid body here. This is a rigid body and it is able to rotate about this is the point of rotation. अगर मैं इसके ऊपर ऐसा फोर्स कुछ अप्लाई करूँ, if I'll apply here some force, let's say this is the force, this is the force which is applied F, and this is the axis, this is the point through which the axis of rotation passes. तो इसकी वजह से this body will start rotating about this axis of rotation, isn't it? So this is the axis of rotation, ऐसा है perpendicular to the plane. ठीक है, and if I say that the distance of this point, the distance of the force, perpendicular distance of the force from the point of suspension, इसको point of suspension या axis of rotation भी बोल सकते हैं. Now this perpendicular distance between the force and the point of suspension or the axis of rotation is called as d. We call this distance as moment arm. इसे क्या कहते हैं, moment arm. और इसकी वजह से वहां पे जो टॉर्क मिलेगा, टॉर्क, and this torque is denoted by tau and it is equal to force into the perpendicular distance, force into the perpendicular distance between the point of suspension or axis of rotation and the line of action of the force. और इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर. Now this torque is sometimes also called as moment of the force. इसे moment of the force भी कहते हैं.
मोमेंट ऑफ द फोर्स, एंड दिस causes rotational motion. इसकी वजह से rotational motion होता है. The torque is the cause of rotational motion. We say that this causes the rotational motion. तो यहाँ पे इसकी वजह से rotational motion होगा. एंड दिस, अब देखिए, if we see here इस force की वजह से this is rotating in the anti-clockwise direction, so this will be having the sense of rotation will be anti-clockwise direction. On the contrary, if I consider another diagram, इसी तरह का एक और एक डायग्राम अगर मैं कंसिडर करूंगा, इस तरह का और एक डायग्राम मैं कंसिडर करूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसको रिवर्स करूंगा. वो लाइन ऑफ एक्शन है, मैं उसको रिवर्स करूंगा इस तरह से. इफ द फोर्स इज लाइक दिस, तो जिसकी वजह से ये जो है इसका भी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो जाए. आई मीन दिस विल रोटेट इन द अपोजिट डायरेक्शन. इस तरह से वो विल बी क्लॉकवाइज, दिस इज काउंटर क्लॉकवाइज. सो यहाँ पर टॉर्क तो उतना ही होगा, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी, बट दिस इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दिस इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. वी से दिस इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में, सो उसको पॉजिटिव ट्रीट किया जाता है जनरली, एंड क्लॉकवाइज is treated as negative generally for the sign convention. Okay, all right. तो ये तो हो गया क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट द इक्विवेलेंट टॉर्क, हियर दे आर टॉकिंग अबाउट द इक्विवेलेंट टॉर्क. अच्छा, अब मुझे और एक चीज बताइए कि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स मैंने कंसिडर किया है यहाँ पे, इस फोर्स के जगह पर समझो कि अगर मैं इस फोर्स को और नजदीक लाऊंगा, यहाँ से उठा के मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, तो डी का वैल्यू कम हो गया, तो टॉर्क विल बी रिड्यूस्ड. और नज़दीक लाया उसको मैं, और नज़दीक लाया मैं, तो डी का वैल्यू और कम हो गया, और कम हो गया. फाइनली अगर जो टॉर्क है, इफ आई मेड इट टू पास थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, then this perpendicular distance d will become 0 and the torque will be 0. So whenever the force is passing through the axis of rotation, force passes through the axis of rotation, torque in that case is equal to 0. I hope you understand what I'm saying there. Is this clear? तो उसी तरह से मैं इस फोर्स को रिजॉल्व करूंगा. ये जो फोर्स है मैंने इसको रिजॉल्व करना है. तो इफ आई रिजॉल्व दिस फोर्स, इफ आई रिजॉल्व दिस फोर्स, इस फोर्स को अगर मैंने रिजॉल्व किया है, तो दिस, ये एंगल कितना दिया है यहाँ पे, 30 डिग्री का एंगल दिया है. दिस एंगल इज 30 डिग्री. तो ये 30 डिग्री के सामने वाला मतलब ये होगा 6 sin 30, और ये जो दूसरा कंपोनेंट है दिस विल बी गिवन बाय 6 cos 30. ओके, नाउ व्हाट इज द टॉर्क? टॉर्क 1 because of this force should be equal to torque 2 because of this force. अब इसकी वजह से जो टॉर्क होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए, दिस इज पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सो द 6 cos 30 जो है, 6 cos 30, दिस इज द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 0, तो इसकी वजह से टॉर्क 0 आएगा. ठीक है, ओके, छोड़ दीजिएगा इसको. नाउ दिस वन इज 6 sin 30, दिस इज द फोर्स 6 sin 30 इनटू व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस हियर. परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको क्या दिखाई दे रहा है, बताइए मुझे. दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो इसमें जो डिस्टेंस है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर मुझे इंटू 8 लिखना पड़ेगा. अच्छा, बाय द वे, इसकी वजह से इट विल, ये जो नट है वो ऐसा घूमेगा, इसकी वजह से द नट इज गोइंग टू गो लाइक दिस, ऐसा घूमेगा. सो इट इज द क्लॉकवाइज रोटेशन, इसलिए मुझे इसको माइनस बोलना पड़ेगा. आई कॉल दिस एज माइनस. दिस इज द टोटल टॉर्क बिकॉज ऑफ दिस फोर्स. इसके दोनों कंपोनेंट्स का टॉर्क मैंने यहाँ पे लिख दिया. should be equal to torque because of this force F. This is the torque because of the force F. तो ये फोर्स है F into the perpendicular distance. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 8 plus 8 16 सेंटीमीटर. देखिए, इधर भी सेंटीमीटर है और इधर भी सेंटीमीटर है, तो वो कन्वर्जन फैक्टर कैंसिल हो जाएगा. मोर ओवर, और एक चीज जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि इसकी वजह से भी ये जो नट है वो इसी तरह से ऐसे ही घूमने वाला है ना, ये नट इसी तरह से घूमने वाला है. तो ये भी क्लॉकवाइज है, जिसकी वजह से क्लॉकवाइज अगर होगा तो मुझे वहां पर माइनस लिखना पड़ेगा. सो आई विल से इट इज माइनस.
Now this torque is 0. Let me simplify this now. इसको हम simplify करेंगे तो ये क्या बन जाएगा देखते हैं. This will give me, this is minus 60 sin 30 is half into 8 is equal to minus f into 16. Now this is 8 2 the 16, 2 30 ja, and 2 15 ja. So the force needed here in this case is 15 Newton. This was actually a very good, very simple problem. लेकिन इसमें आपको Sir, your voice is not audible. चलिए let's continue. सर या क्वेश्चनला सुरुवात केली ना त्यावेळेस. Okay. So I'll explain this again. I want to find out the torque acting on each case here. तो यहाँ पर there are 4 forces. 1 2 3 और 4 forces act हो रहे हैं और ये है O is the point O. तो ये point O है. I want to find out the torque acting about point O. ठीक है. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा. देखिए ये तो सीधा सीधा फोर्स है. दिस इज अ वेरी सिंपल फोर्स. ये फोर्स मुझे पता जो दिख रहा है यहाँ पे पता चल रहा है. I'll call this as force F1 और ये है उसका डिस्टेंस, isn't it? और इसकी वजह से क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा. देखिए गौर से देखिए कि ये जो फोर्स है इट विल ट्राई टू रोटेट दिस लैमिना इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो द टॉर्क या फिर इसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं. मोमेंट ऑफ फोर्स. तो यहाँ पर 4 टॉर्क्स होंगे. पहला टॉर्क इसकी वजह से, दूसरा टॉर्क इस फोर्स की वजह से, तीसरा इसकी वजह से, चौथा इसकी वजह से. तो पहला टॉर्क में लिखूंगा दिस इज इक्वल टू फोर्स F1. व्हाट इज द फोर्स हियर?
10 into the perpendicular distance is 4 centimeter, इसको मैं सेंटीमीटर में ही लिखूंगा, लेकिन दिस इज टेंडिंग टू रोटेट इट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज है इसलिए मैं इसको माइनस लिखूंगा, क्लॉकवाइज के लिए मैं इसको माइनस लिखूंगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। अब जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया उसी तरह मैं दोबारा वही बताऊंगा कि यहाँ पे ये जो फोर्स है, कौन सा फोर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द फोर्स ऑफ 15 न्यूटन। ये जो 15 न्यूटन वाला फोर्स है, मैं बोलूंगा ये जो फोर्स है वो मैं थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर लूं। आई शिफ्ट दिस फोर्स अहेड अ बिट, इस फोर्स को मैं थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर लेता हूँ, यहाँ से आगे, ठीक है। One second. मैं इस फोर्स को मैं थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। सो दिस इज दैट 15 न्यूटन का फोर्स। तो ये फोर्स मैंने यहां से हटा के इधर लिख दिया है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। इस फोर्स को मैंने यहां से हटा के इधर लिख दिया है। इज दिस ओके? अब मैं ये जो 15 न्यूटन का फोर्स मैंने यहाँ पर दिखाया है, इसको मैं रिजॉल्व करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू रिजॉल्व दिस फोर्स, ठीक है। मैं उसको कैसे रिजॉल्व करूंगा? आई विल रिजॉल्व इट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। एंड देयर इज वन मोर, इट इज लाइक दिस। तो ये उसके दो कंपोनेंट्स हो जाते हैं, देखिए। एक थीटा के सामने वाला कंपोनेंट, मतलब ये वाला। सो दिस इज कितना? दिस कंपोनेंट इज 15, सामने वाला कंपोनेंट साइन ऑफ 37, 15 साइन ऑफ 37, और ये है 37 का कंपोनेंट, कौन सा है ये? एडजेसेंट कंपोनेंट। सो दिस विल बिकम 15 cos of 37। इज दिस ओके? ऑलराइट। अब ये वाला तो डायरेक्ट इट इज पासिंग थ्रू दिस, और ये जो कंपोनेंट है 20 न्यूटन का जो फोर्स है, इसे भी मैं रिजॉल्व करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू रिजॉल्व दिस फोर्स ऑल्सो। इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? गौर से देखिए, आप देखिए गौर से। ये जो फोर्स है, अगर मैं इसके कंपोनेंट्स बनाने चाहूँ, तो ये जो फोर्स है 20 न्यूटन का फोर्स, उसके कंपोनेंट्स में यहाँ से भी ऐसे बना सकता हूँ। आई कैन मेक दिस कंपोनेंट्स लाइक दिस। इसका एक कंपोनेंट ऐसा आएगा और दूसरा कंपोनेंट ऐसा आएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए मुझे ये वाला एंगल कितना है वो पता करना पड़ेगा ना। दिस एंगल अगर 150 है, इसमें से ये 90 होगा, तो व्हाट इज दिस एंगल? 60। दैट मीन्स दिस एंगल इज आल्सो 60 डिग्री। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एक्सप्लेन हियर? हेलो, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एक्सप्लेन हियर? वंस यस अगेन सर। आई एक्सप्लेन दिस वंस अगेन। चेक करो वंस अगेन, देखिए गौर से देखिए। यहाँ पे मुझे इसको रिजॉल्व करना है, तो उसका जो पहला कंपोनेंट आएगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। एक्चुअली मैंने यहाँ पर टेढ़े कंपोनेंट क्यों के लिए? क्योंकि एक कंपोनेंट इज डायरेक्टली पासिंग थ्रू दिस और दूसरा कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन जॉइनिंग। यहाँ पर भी मैं ऐसे ही उसके कंपोनेंट, तो ये होगा उसका पहला कंपोनेंट और ये होगा उसका दूसरा कंपोनेंट। लेकिन ये कंपोनेंट बजाय यहाँ दिखाने के, मैं उसको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। समझ में आ रही है बात? आई वांट टू शो इट ओवर हियर। तो उसके लिए मुझे इफ आई जॉइन दिस, तो ये वो टोटल 150 का एंगल है, उसमें से ये 90 हो गया। दिस इज 60 डिग्री, सो दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। और अगर ये 60 डिग्री है, तो ये 20 न्यूटन का ये है 20 cos 60 एंड दिस इज 20 sin 60, 20 cos 60 एंड 20 sin 60। इज दिस क्लियर टू यू? तो यहाँ पे मुझे उसको ये कंपोनेंट इधर दिखाने के बजाय मुझे यहाँ पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर दिखाने पड़ेंगे। तो उसके लिए व्हाट आई विल डू हियर इज आई जस्ट शो दिस कंपोनेंट्स ओवर हियर। यहाँ पे दिखाऊंगा वो कंपोनेंट्स में। किस तरह से दिखाएंगे? देखिए, आई विल शो दिस कंपोनेंट्स हियर। ये होगा उसका एक कंपोनेंट एंड द सेकंड कंपोनेंट इज दिस, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है 20 sin 60, the vertical component is 20 sin 60 and the horizontal component is 20 cos 60,
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 20 cos 60। देखिए गौर से देखिए, यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कोई भी फोर्स है, सपोज देयर इज अ बॉडी, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू, कि कोई भी समझो कि एक बॉडी है, उसके ऊपर कोई फोर्स अगर एक्ट हो रहा है ऐसा, तो दिस इज काइंड ऑफ कॉल्ड एज पुशिंग टाइप ऑफ फोर्स। इसी बॉडी के ऊपर अगर ये फोर्स ऐसा एक्ट करेगा तो यह पुलिंग टाइप ऑफ, बट इट विल गिव यू द सेम इफेक्ट, इट विल गिव यू द सेम इफेक्ट। तो इस तरह से फोर्स को हम along its line of action कहाँ पर भी कहीं पर भी दिखा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्स। तो इस फोर्स को मैंने यहाँ से यहाँ दिखा दिया। दूसरी बात, कंपोनेंट्स अगर मुझे लेने हैं उसके, तो वो कंपोनेंट्स मैं यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ, या उसको मैं मतलब आई कैन शो these components over here like this. The components can be shown like this, or these components we can show like this also. यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, एट द टिप और एट द बेस, एनीवेयर आई कैन शो। सो ये मैं टिप पर दिखा दूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर उसके डिस्टेंसेस देखिए, ये वाला फोर्स इज डायरेक्टली पासिंग थ्रू ओ एंड दिस फोर्स इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर यहाँ पे, समझे? और मोर ओवर कि ये मैंने बताया आपको कि भाई ये जो एंगल है, दिस एंगल अगर 150 है तो उसमें से ये होगा 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री एंगल। इसकी वजह से मैंने थीटा का एडजस्टेंट कंपोनेंट cos 60 एंड थीटा का सामने वाला कंपोनेंट sin 60 हो गया। एनी डाउट्स अबाउट दिस? तो ये मैंने यहाँ पर सारे फोर्सेस को रिजॉल्व किया है। आई हैव रिजॉल्व्ड ऑल द फोर्सेस हियर। आफ्टर रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस लेट मी राइट डाउन द टॉर्क नाउ। उसका टॉर्क मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा। आई लाइक द आई राइट डाउन द टॉर्क्स फॉर ईच ऑफ दिस। इन सब के लिए मैं यहाँ पे टॉर्क दिखाऊंगा अभी यहाँ पे। चलिए, तो ये पहला वाला फोर्स है वो सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसलिए मैंने उसका टॉर्क लिख लिया। नाउ इट्स टाइम टू राइट डाउन द टॉर्क फॉर दिस सेकंड। ग्रीन वाले जो कंपोनेंट्स है, पिंक वाला फोर्स है, उसके कंपोनेंट्स है। अब देखिए ये है सेंटर ऑफ रोटेशन। तो गौर से देखिए यहाँ पर इसकी वजह से जो घूमेगा, इफ दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये जो फोर्स है इट विल डेफिनेटली मेक द बॉडी टू रोटेट लाइक दिस, बराबर है। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो इसकी वजह से जो टॉर्क आएगा वो क्या आएगा? फोर्स। व्हाट इज द फोर्स हियर? 15 sin 37, 15 sin 37 15 sin 37 into the perpendicular distance is 6 and this is anti-clockwise, मतलब ये पॉजिटिव आएगा। दूसरा है 15 cos 37, 15 cos 37 into the perpendicular distance. There is no perpendicular distance, this is actually passing through this point O. तो इसकी वजह से जो टॉर्क आएगा वो टॉर्क जीरो आएगा एक्चुअली, तो डिस्टेंस इज जीरो इटसेल्फ। ठीक है, अगला है देखिए ये, तो इसको प्लस जीरो ही बोल देंगे, दिस इज गॉन। फिर उसके बाद आएगा 6 न्यूटन का फोर्स इनटू दिस इज आल्सो डायरेक्टली पासिंग थ्रू पॉइंट ओ, तो इसका टॉर्क भी जीरो ही आएगा, समझे? देन दिस इज 20 sin 60 and 20 cos 60. I'll write it for 20 cos 60 first. 20 cos 60, this is the force into this is the force, और ये है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और इसकी वजह से जो बॉडी घूमेगा वो बॉडी इस तरह से घूमेगा। सो इट इज अगेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वी कैन मेक इट आउट वेरी इजीली। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ये जो टॉर्क होगा ये पॉजिटिव आएगा। ओके, देन दिस इज 20 sin 60 into 0 because this is also directly passing through that, तो ये भी जीरो ही आएगा। So what do you get there totally? All in all, what you get there? अब इसको मुझे लिखना पड़ेगा। So this is 10 for the 40, so this is minus 40। अच्छा, और एक चीज़ मुझे आपको यहाँ पर बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अबाउट 37 डिग्री एंगल। 37 डिग्री के एंगल के बारे में शायद मैंने पहले भी आपको बताया था, दोबारा यहाँ पर अभी मैं आपको रिवाइंड करा रहा हूँ। 37 डिग्री का जो एंगल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए 37 डिग्री का जो एंगल होता है इट इज समथिंग लाइक दिस। और ये एंगल है 37 डिग्री।
तो 37 के सामने वाला होता है 3, ये होता है 4 और ये होता है 5। तो व्हाट विल बी साइन ऑफ 37? अगर आप फाइंड आउट कर सकते हो तो साइन ऑफ 37 इज एक्चुअली 3/5। cos of 37 is adjacent side upon hypotenuse which is 4/5। याद रखिए, दिस यू हैव टू रिमेंबर। तो ये बनेगा प्लस 15, साइन ऑफ 37 इज 3/5 into 6 plus 20 cos of 60 degree. What is cos 60 by the way? Cos 60 is sin 30, that is half, into 4. Okay, and therefore this is going to give me what? Now this is 5 3s are 15 and 2 1s are, तो कुल मिलाकर आएगा -40 plus 54 plus 40. This gets cancelled and therefore the torque is 54. Now what is the unit there? Newton centimeter. Newton centimeter. This will be the answer there. Is this clear to you all? Is this okay? क्या ये सबको समझ में आ गया मोमेंट फाइंड आउट करने का? Is that clear? Alright, अगर मुझे उसको सेंटीमीटर से मीटर में लिखना है तो this will become 0.54 न्यूटन मीटर. This will become 0.54 Newton meter. Is that clear to all? समझ में आ गया ये? Yes, sir. This was the force. This was the question based on the moment of the force. Moment of the force के ऊपर ये वाला question था. चलिए अगले question की तरफ बढ़ते हैं. Go for the next question. Question number 22. Question number 22. A rod of mass m, length L, lying horizontally. A rod of mass m, length L is lying horizontally. ठीक है. Is free to rotate about the vertical axis through its center. Am I presenting? Present हो रहा है क्या? दिसतंय सर. मला का दिसत नाही माझ्या याच्यामध्ये? So there is a rod of mass m, length L is lying horizontally. चलिए ठीक है, मैं रॉड दिखा देता हूँ यहाँ पे. This is the rod. बस. Mass m, length L is free to rotate about the vertical axis through its center. Okay, so let me show here its vertical axis through the center. So let me say this is the vertical axis through the center. A horizontal force of constant magnitude F acts on the rod at a distance of L/4 from the center. अब इसका टोटल डिस्टेंस L है, टोटल डिस्टेंस, तो इसका आधा होगा L/2 और उसका आधा होगा L/4. सो देयर इज अ फोर्स, ये फोर्स एक्ट कर रहा है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल फोर्स. हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब ये रॉड ऐसा हॉरिजॉन्टली लाई कर रहा है, तो ये फोर्स भी हॉरिजॉन्टली होगा. मतलब उसका 3D स्केच अगर आपको देखना है, इफ यू सी द 3D स्केच ऑफ दिस रॉड, तो ये रॉड कुछ इस तरह से लाई कर रहा है और उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कुछ इस प्रकार होगा. देखिए, दिस इज द मिडिल वन. ठीक है, और देयर इज अ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है, दिस इज द फोर्स एंड दिस डिस्टेंस इज L/4. देखिए गौर से, ये डिस्टेंस जो है वो है L/4.
बाकी का ये भी L/4 है और इधर का टोटल L/2 होगा एंड दिस इज द सेंटर इज द क्वेश्चन। ये 3D पिक्चर दिखाया मैंने यहाँ पे इसका। इज दैट क्लियर? The force is always perpendicular to the rod. Find the angle rotated by the rod during the time t after the motion starts. After the motion starts का मतलब क्या है? After the motion starts मतलब initial angular velocity ओमेगा I या ओमेगा 1 is equal to 0। ठीक है। और फिर जब इसके ऊपर so there is a torque acting here. What is the torque here acting? We know that torque is equal to force into the perpendicular distance. So this is the force into the perpendicular distance L/4, isn't it? And this is actually अब इसकी वजह से this is rotating about the axis। तो उसका जो axis of rotation होगा वो कौन सा होगा? The axis of rotation is going to be the vertical axis। ये जो होगा ये axis of rotation होगा। It will start rotating about this axis। बराबर है क्या? So this is equal to IC alpha is equal to IC into alpha। वी वांट टू फाइंड आउट, क्या पूछा गया है? फाइंड द एंगल रोटेटेड। तो यहाँ पर मैं अब इसका व्हाट विल बी आईसी फॉर दिस रॉड। हमने कल लिखा था कि भाई ऐसा जो रॉड होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इट इज गिवन बाय एम, छोटा एम एल स्क्वायर अपॉन 12 इंटू अल्फा is equal to एफ एल अपॉन 4। सो दिस इज 4 3 ज़ा 12, इसमें से एक L भी कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट विल बी अल्फा इज इक्वल टू 3f अपॉन ml। दिस इज अल्फा 3f अपॉन ml। अब यहाँ पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। व्हाट इज द एंगल टर्न? एंगल टर्न, तो एंगल टर्न मतलब यहाँ पर थीटा चाहिए। तो हमारा जो फॉर्मूला है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही को अगर मैं रोटेशनल मोशन के लिए अप्लाई करूंगा तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर बन जाएगा। बट जहाँ पर हम जानते हैं कि ओमेगा 1 इज इक्वल टू 0, तो लेट मी सब्स्टिट्यूट देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 इज 0 प्लस हाफ अल्फा is 3f upon ml into t square. So what is the angle turned is given by 3ft square upon 2 ml. This will be the expression for the angle turn. This will be the expression for angle turn. Is this clear to you all? Any doubts about that? This was a very good question. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। दिस वाज 22nd क्वेश्चन। आई विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 23। चलिए 23rd क्वेश्चन। द स्क्वायर प्लेट, मेरे ख्याल से 23rd मैंने कल सॉल्व किया है ना। आई हैव सॉल्व 23rd एंड 24th यस्टरडे। चेक करिए। सो आई विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 25। 23rd इज ऑलरेडी सॉल्व। 25th, अ फ्लाईव्हील, क्या दिया है? A flywheel of moment of inertia 5 kg meter square. So we already know I is equal to 5 kg meter square is rotated at the speed of 60 radian per second. Omega is equal to 60 radians per second. Because of the friction, the axle friction at the axle, it comes to rest in 5 minutes. So ये omega 1 है। इसके बाद वो t is equal to 5 minutes time में this comes to rest. So omega 2 is equal to 0. It comes to rest. That means there is a deceleration, angular deceleration वहाँ पर होगा। ठीक है, which is the friction. Friction causes, ये पहले जैसे कि हम फैन स्विच ऑफ करते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो रुक जाता है ना, तो उसी तरह से ये हम बोल सकते हैं। Find A the average torque of friction. Okay, we have to find out average
टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से कितना होगा. सेकेंडली, द टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन. एंड थर्ड थिंग, the angular momentum of the wheel 1 minute before it stops rotating. Angular momentum before 1 minute of stopping. चलिए बताइए क्या होगा, कैसे करेंगे इसको. देखिए, पहली तो बात कि हम यहाँ पर डिसेलरेशन, जो उसका एंगुलर डिसेलरेशन होगा, आई कैन फाइंड आउट व्हाट इज एंगुलर रिटार्डेशन. एंगुलर रिटार्डेशन या डिसेलरेशन, आई कैन फाइंड आउट दिस. माइनस होगा उसका वैल्यू. सो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 minus omega 1 upon time t. Omega 2 is 0 minus omega 1 is 60 divided by time is 5 into 60. So this gets cancelled. So this is minus 1 upon 5, मतलब minus 0.2 radian per second square. Radian per second square. ये हो गया अल्फा. This is अल्फा. अब मुझे एवरेज टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन, अगर ये रिटार्डेशन है तो फ्रिक्शनल टॉर्क भी उसको अपोज ही करेगा. सो पहला आंसर मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा. यहाँ पर माइनस साइन टेल्स मी दैट इट इज द रिटार्डेशन. लेकिन अगर मुझे रिटार्डेशन वाला टॉर्क, मतलब टॉर्क ड्यू टू एवरेज टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन अगर मुझे चाहिए, तो उसके लिए मुझे आई इज इक्वल टू 5 इंटू अल्फा. मैं 0.2 ही डायरेक्ट यूज करूंगा, माइनस नहीं यूज करूंगा, क्योंकि मुझे पता है माइनस मतलब उसका डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए वो माइनस है. सो दिस विल बिकम 1 न्यूटन मीटर. दैट इज द फर्स्ट आंसर, 1 न्यूटन मीटर. माइनस साइन मैंने यहाँ पर यूज नहीं किया बिकॉज माइनस साइन इंडिकेट्स इट्स अ रिटार्डेशन. अब मुझे बताइए कि जब ये घूम रहा था, फ्लाईव्हील जब घूम रहा था, तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी था. व्हाट वाज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ द फ्लाईव्हील? Kinetic energy of rotation, kinetic energy of translation is given by half mv square, और इसका corresponding formula है यहाँ पर half I omega square. half I कितना है भाई उसका? I they have given it as 5, isn't it? I is given to be 5, so I'll write this as 5 into omega square. उसका initial angular velocity 60 था, तो it will be 60 का square. So this is 5 into 60 divided by 2. So this will become 30. 5 3 is 15. 0 9000 जूल, ये उसके पास एनर्जी था. और इस फ्रिक्शन की वजह से वो पूरा का पूरा एनर्जी खा जाता है फ्रिक्शन, isn't it? So this kinetic energy is converted into the work done by friction, work done by frictional force. तो ये पूरा का पूरा एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है वर्क डन में, एंड दैट इज शुड बी इक्वल टू द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन. सो दिस इज इक्वल टू 9000 जूल और 9 किलो जूल. 9 किलो जूल. इज दिस ओके? ऑलराइट, ओके. सो दैट इज द सेकंड आंसर आ गया हमारा. थर्ड आंसर, एंगुलर मोमेंटम बिफोर 1 मिनट ऑफ स्टॉपिंग. वो 5 मिनट तक चलता रहता है, 5 मिनट तक वो चलता रहता है. सो what will be the angular momentum they are asking? See, they are asking what is the angular momentum. So what is the angular momentum? Angular momentum क्या होता है? Angular momentum is equal to, बोलिए फॉर्मूला क्या होता है एंगुलर मोमेंटम का? एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. लीनियर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा. मुझे 1 मिनट बिफोर स्टॉपिंग, मतलब वो रुकता है 5 मिनट के बाद. सो टी इज इक्वल टू 0 से वो स्टॉप होना शुरू हो जाता है. टी इज इक्वल 4 मिनट्स. 4 मिनट मतलब 4 इंटू 60, सो 240 सेकेंड्स. 240 सेकेंड्स. इस टाइम पर उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है वो मुझे पता करना पड़ेगा. लेट मी कॉल दिस एज ओमेगा डैश. सो व्हाट इज ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी. ओमेगा डैश मुझे फाइंड आउट करना है. ओमेगा 1 इज 0, अल्फा इज नेगेटिव माइनस 0.2, and time is 240. So omega dash is equal to minus 48 radian
per second square. Now this is the angular velocity which it has. अब ये माइनस साइन अपने को क्या बता रहा है, सॉरी रेडियन पर सेकेंड होना चाहिए, सेकेंड स्क्वायर नहीं, रेडियन पर सेकेंड, 0.2 इंटू 240 ओमेगा जीरो, सॉरी ओमेगा वन इज नॉट जीरो, ओमेगा वन यहाँ पर दिया है कितना है, ओमेगा वन 60 है नहीं क्या, 60 सॉरी, दिस इज 60, तो विल बी 60 माइनस 48, मतलब कितना आएगा जी, will become 60 minus 48, so that will be 60 minus 48, so that will be 12 radian per second. So this is the angular velocity before it stops, 1 minute before it stops. So what is the angular momentum at that point? Angular momentum at that point is equal to L is equal to I into omega dash. Now I is equal to कितना है यहाँ पे, I is equal to 5 है, so this will become 5 into 12, so that will be 60. अच्छा, angular momentum is, इसका ऐसा यूनिट होता है kg मीटर स्क्वायर एंड दिस इज रेडियन पर सेकेंड, तो रेडियन इज अ सप्लीमेंट्री यूनिट, उसको नहीं लिखेंगे, सेकेंड, सो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दिस इज द थर्ड आंसर. इज दिस क्लियर टू यू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दिस? इज दैट ओके? हेलो? सो दैट कंप्लीट्स द प्रॉब्लम. अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26. अगला क्वेश्चन, लेकिन इसके लिए अपने को कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी. टेल यू दैट we'll need the calculator for this. we'll need the calculator for this. चलिए, before, because of the friction between the water in oceans with the earth's surface, the rotational kinetic energy, because of the friction between the water in oceans with the earth's surface, the rotational kinetic energy of the earth is continuously decreasing. Okay, if the earth's angular speed decreases by, देखिए यहाँ पे angular retardation है, it decreases by 0.0016 radian per day in 100 years. Find the average torque of friction on the earth. Radius of the earth is 6400 kilometer and its mass is 6 into 10 raised to 24 kg. बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये, बिल्कुल प्रीवियस प्रॉब्लम की जैसी है, सिर्फ उसको हमको कैलकुलेटर से करना पड़ेगा ऑफ कोर्स. और सेकेंडली, तो आई डू इट विद कैलसी से करेंगे, ठीक है. तो पहले तो मुझे उसका टॉर्क फाइंड आउट करना है. तो टॉर्क इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट? टॉर्क इज इक्वल टू क्या आएगा? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. अब नेचुरली ये माइनस आएगा, रिटार्डेशन है, लेकिन मुझे यहाँ पर लेते समय उसका पॉजिटिव वैल्यू लेना पड़ेगा. आई इज दिस अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. नाउ अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने जो आपको कल दिया था, इट इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर, और अल्फा मुझे यहाँ से मिलेगा, और दोनों यहाँ पे मुझे सब्स्टिट्यूट करके आंसर मिल जाएगा. करेक्ट. सो अब देखिए आर जो दिया है उन्होंने, आर इज इक्वल टू क्या दिया है? आर इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, दैट इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻6 meter. This is r. So what will be the moment of inertia? Is equal to 2/5 m.
is 6 into 10 raised to 24 r square, 6.4 into 6.4 स्क्वायर चाहिए उसका, 10 raised to 6 6 12। तो कुल मिलाकर क्या आएगा ये देखिए, दिस विल बिकम 12 अपॉन 5 इंटू 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 का पावर आएगा 12 24 36 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एम आर स्क्वायर ना, kg मीटर स्क्वायर। ये हो गया आई फॉर द अर्थ। अब मुझे अल्फा यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ेगा। अल्फा उन्होंने ऑलरेडी दिया है, बस मुझे उसको यूनिट्स में चेक करना पड़ेगा। नो दिस अल्फा इज इक्वल टू, माइनस को तो मैं अभी नहीं लिखूंगा यहाँ पर, दिस विल बिकम 1.6 इंटू 10 रेज टू -3। नो दिस इज रेडियन पर डे। तो एक दिन में कितने, वन डे हैज गॉट 24 आवर्स and 1 hour has got 3600 seconds. So this is radians per second divided by 100 years. तो 100 years, एक साल में 365 डेज होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 3600 seconds होते हैं. So these many seconds. So now I have got to simplify this. So what will be alpha is equal to 1.6 into 10 raised to -3 whole thing divided by देखिए गौर से, नाउ दिस इज 24 का स्क्वायर, क्योंकि दो बार आएगा, इंटू 3600 का भी स्क्वायर इंटू 100 इंटू 365। ओके, कुल मिलाकर ये हो गया तुम्हारा अल्फा, दिस इज योर अल्फा। अब मुझे आई अल्फा चाहिए, तो बस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो व्हाट विल बी टॉर्क, so what will be torque is equal to I into alpha. I is 12 upon 5 into 6.4 into 6.4 into 10 raised to 36 into 1.6 into 10 raised to -3 divided by क्या आएगा ये, 24 का स्क्वायर इंटू 3.6 का स्क्वायर इंटू 10 का पावर 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8 इंटू 365। कुछ नहीं, बस मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, दैट विल गिव मी द टोटल टॉर्क, एवरेज टॉर्क। तो इसे मल्टीप्लाई करने के लिए I'll write this again as 12 into 6.4 into 6.4 into 1.6, 10 के पावर्स इकट्ठा लिखूंगा यहाँ पर 10। देखिए ये 10 का पावर्स क्या हो जाएगा, 8 ऊपर जाके -8 11 11 36 में से 11 गया 26 25 एंड होल थिंग डिवाइडेड बाय, ठीक है, होल थिंग डिवाइडेड बाय 5 इंटू 24 का स्क्वायर इंटू 3.6 का स्क्वायर इंटू 365। So let us do these calculations by log table, I mean the calculator, और बाकी जो है उसको हम 10 का पावर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो दिस विल गिव मी, इफ आई डू द कैलकुलेशंस, सो ये रहा उसका कैलकुलेशन। द फाइनल आंसर विल बी लाइक, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई किया, आई कैन राइट दिस एज 5.77 into 10 raised to 20 Newton meter. This is the average torque of friction. This will be the average torque of friction, 5.67 10 raised to 20। कैलकुलेटर यूज किया मैंने यहाँ पे। आई थिंक इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, सिर्फ यूनिट्स के साथ खेलना है, बाकी जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी तरह को इसका कॉन्सेप्ट यूज करना है। एनी डाउट्स अबाउट दैट, एनी डाउट्स अबाउट दैट, एनी डाउट्स अबाउट दैट? क्वेश्चन नंबर 30 पे चले जाते हैं अभी हम। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आर यू ऑल देयर ऑन द लाइन प्लीज? कैन यू हियर मी प्लीज? चलिए, वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30,
क्या दिया है देखिए, a body rotating at 20 radian per second, body rotating at 20 radian per second. So let me call this as इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इसको ओमेगा आई या ओमेगा जीरो भी बोल सकते हैं, 20 रेडियन पर सेकेंड. दिस इज सिमिलर टू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लीनियर मोशन, इज एक्टेड अपॉन बाय द कांस्टेंट टॉर्क. जैसे यहाँ पर फोर्स एक्ट करेगा लीनियर मोशन में, तो इधर टॉर्क एक्ट करेगा, टॉर्क प्रोवाइडिंग इट अ डिसेलरेशन ऑफ, उसको डिसेलरेशन हो रहा है, मतलब बॉडी स्टॉप होने वाला है आगे जाके. सो अल्फा इज इक्वल टू -2 रेडियन पर सेकेंड. माइनस इसलिए क्योंकि वो रिटार्डेशन है, एंगुलर डिसेलरेशन है. At what time will the body have the kinetic energy? T is equal to question mark when the kinetic energy of the body is same as that of the initial value if the torque continues to act. Ke is equal to Ke initial. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन समझ में आ गया क्या आपको? Did you understand the question? Hello, did you understand the question? Hello, देखो यहाँ पर एक बॉडी है. सपोज दिस बॉडी इज इन द फॉर्म ऑफ अ, से कोई सर्कल है, सर्कल है, कोई रिम है, गाड़ी का पहिया है, तो ये ऑलरेडी घूम रहा है, दिस इज ऑलरेडी रोटेटिंग. लेकिन इसको स्टॉप करने वाला कोई फोर्स है, देयर इज सम फोर्स व्हिच इज ट्राइंग टू अवॉइड, आई मीन उसको यहाँ पर, एक सेकंड, यहाँ पर उसे रोकने वाला कोई फोर्स है, देयर इज सम फोर्स व्हिच इज ट्राइंग टू स्टॉप इट. अब ये घूम रहा है ऐसे और इसके ऊपर फोर्स इस तरफ से एक्ट हो रहा है, फोर्स हो रहा है जिसकी वजह से देयर इज सम टॉर्क. मतलब इस टॉर्क जो है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क? इस टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा? इस टॉर्क का डायरेक्शन होगा इसके अपोजिट, तो जिसकी वजह से वो पहले रुक जाएगा, इट विल स्टॉप देयर फर्स्ट, इट विल स्टॉप देयर, मतलब उसका वेलोसिटी जीरो बनेगा, लेकिन फिर भी टॉर्क एक्ट हो रहा है. तो अब उसके बाद ये बॉडी रोटेट होना शुरू करेगा. पहले तो उसका वेलोसिटी जीरो बन जाएगा and thereafter it will start rotating, thereafter it will start rotating, मतलब it will start rotating in the opposite direction we say, मतलब ये इस डायरेक्शन में घूमना शुरू हो जाएगा. समझ में आ गया? तो we'll try to find out what time it takes to stop. So final velocity मतलब यहाँ से वो पहले स्टॉप होगा, स्टॉप होने के बाद दोबारा it will rotate. यहाँ पर उसका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा जीरो इज इक्वल टू कितना है, 20 रेडियन पर सेकेंड, बट इट इज इन द सपोज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो बाद में घूमेगा 20 रेडियन पर सेकेंड, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट टॉर्क व्हिच इज एक्टिंग ऑन इट, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन. ओके, तब जाके उसका काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा. तो यहाँ से इधर स्टॉप होने के लिए उसको टाइम कितना लगेगा? इट विल बी नथिंग बट ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी. तो ओमेगा टी मतलब वो स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा मतलब उसका एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो जाएगा. सो दिस इज जीरो इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज 20, एंगुलर डिसेलरेशन इज 2 into t. So 2t is equal to 20 and t is equal to 10 seconds. So it takes 10 seconds to stop. और उतना ही टॉर्क है तो उतना ही एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, तो वो 10 सेकेंड इट विल टेक टू गो टू द सेम एंगुलर वेलोसिटी अगेन. और एंगुलर वेलोसिटी बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज हाफ आई ओमेगा जीरो स्क्वायर, और इसका भी आएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ये दोनों सेम रहेंगे क्योंकि यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव है और यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी निगेटिव, मतलब उसका मैग्नीट्यूड वही है, ठीक है ना. और उसका स्क्वायर जब करते हैं तो यहाँ पर भी ये आई अपॉन टू सेम है. सो इट विल टेक 10 सेकेंड्स यहाँ के और 10 सेकेंड्स यहाँ पे, तो टोटल टाइम टेकन is equal to 10 plus 10, so it will take 20 seconds to have the same kinetic energy again, क्योंकि kinetic energy is a function of angular velocity. एंगुलर वेलोसिटी उतना ही रहेगा उसका इधर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा.
इज दिस क्लियर टू यू? आई डोंट नो वेदर दिस इज क्लियर. क्या ये मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया है? हैव यू ऑल अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन? प्लीज टेल मी. हेलो. यस सर. क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं. 33. Oh, now before I proceed, जो मैं टेबल मैंने बात करी थी उस टेबल के बारे में मैं बात करना चाहूँगा. आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द टेबल. रोटेशनल मोशन का टेबल हमने लिखा था, याद है आप लोगों को? इन द बिगिनिंग ओनली. आई होप यू रिमेंबर दिस टेबल. बराबर है क्या? राइट. आई होप यू रिमेंबर दिस टेबल. आई होप यू रिमेंबर दिस टेबल. मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस सर. यस सर. अब मैं यहाँ पे चाहूंगा टेबल में कॉपी कर रहा हूँ. यहाँ पे I'm copying this table over here. सेम टेबल लिया है. देखिए, लेकिन इस टेबल का थोड़ा सा मैं और थोड़ा लाइट डालना चाहता हूँ इस टेबल के ऊपर. इन द सेंस, देखिए यहाँ पर मैंने ये तो लिख दिया कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, लेकिन सर्कुलर मोशन चैप्टर जो है उसमें आपने देखा होगा, आपको देखना पड़ेगा वो सर्कुलर मोशन चैप्टर जो है उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो से v is equal to r omega, this equation if I talk about this equation, ये तो स्केलर फॉर्म वाला इक्वेशन है. वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म, हाउ इज दिस इक्वेशन? क्योंकि ये स्केलर फॉर्म वाला इक्वेशन. v bar is equal to omega bar cross r bar. This is the vector form of this equation. v bar is equal to omega bar cross r bar. ये इक्वेशन, क्योंकि ये तीनों के तीनों वेक्टर्स है. दिस इज रेडियस वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर एंड द वेलोसिटी वेक्टर. ठीक है. सो दैट इज द फॉर्मूला. दूसरा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा. ठीक है. लेकिन यहाँ पर ये जो इक्वेशन है टॉर्क का, टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इस इक्वेशन का वेक्टर फॉर्म मुझे लिखना पड़ेगा. आई हैव टू राइट डाउन द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन. I have to write down the vector form of this equation. I'll write down the vector form of this equation here now. In vector form. In vector form. Tau bar is equal to r bar cross f bar. This is the vector form of the torque, because torque is also a vector quantity. Please remember. और इसके कुछ प्रॉब्लम्स अभी हम देखने वाले हैं. ठीक है, इसके कुछ प्रॉब्लम्स अभी हम देखने वाले हैं. अच्छा, पावर अगर मैं बात करूं, व्हाट इज यहाँ पर, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा. काइनेटिक एनर्जी मैंने लिखा है यहाँ पर. इफ आई टॉक अबाउट द मोमेंटम भी लिख दिया मैंने यहाँ पे. मोमेंटम इज आल्सो रिटन ओवर हियर. नाउ I is a scalar quantity. Moment of inertia is a scalar. Mass is also scalar quantity. If I write down the power in this case, what will be power? Linear motion में power क्या होता है जी? The power is given by, yes, rate of doing work. W upon T is power. Or I can say force into the displacement. W is equal to Fs is the power. Or in other words, displacement upon time. Force into velocity is the power. Isn't it? These are the various formats of the power के. अब in vector form how do I write? Because force and velocity both are the vectors. So ये जो equation अभी मैंने force into velocity लिखा है, here this is a vector, vector and scalar. So in vector notation, how do I write down this this equation in the vector form? This equation is written as power is equal to F bar dot V bar. I repeat, force in dot velocity F bar dot V bar, because power is a scalar quantity.
Is this clear to you all? Is this okay? Now इसी तरह से मैं रोटेशनल मोशन के लिए अगर मैं लिखना चाहूँगा तो ये क्या बन जाएगा? What will be the power in the rotational motion? Power in the rotational motion अगर मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे दिस विल बिकम वर्क अपॉन टाइम वगैरह वही रहेगा, वर्क अपॉन टाइम। फोर्स के जगह पे टॉर्क आएगा, डिस्प्लेसमेंट के जगह पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा अपॉन टी। नाउ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड एज डैश डैश। क्या होता है जी? सो दिस विल बिकम पावर is equal to torque into angular velocity. This is what we get there. Torque into angular velocity. Is this okay? This is what we get there. और यही चीज अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इन वेक्टर फॉर्म, बताइए, इन वेक्टर फॉर्म this is going to become power is equal to torque tau dot omega bar, tau bar dot omega bar. This will be the vector form of this equation. Is this clear to you all? हेलो, ये टेबल जो है वो बढ़ता जा रहा है, आपको ये टेबल यहाँ पर मैंने उसके अच्छा, और एक चीज यहाँ पे मैं टाउ बार इज इक्वल, मैंने क्या लिखा था ऊपर, आर बार क्रॉस एफ बार। इफ आई सब्स्टिट्यूट हियर दिस इज गोइंग टू गिव मी टाउ बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार डॉट ओमेगा बार। यहाँ पर वेक्टर, स्केलर्स, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ये दोबारा आ रहा है, ठीक है। तो वी विल बी सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स फ्रॉम दिस टुमारो, ओके। ऑलराइट, वी स्टॉप हियर टुडे, स्टॉप करते हैं यहाँ पे आज।